हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। यानी दोस्तों किसके अलावा सीखने के लिए आकलन में ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन में है विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां या विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो दोस्तों सीखने के लिए आकलन में विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां तथा विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों पर ध्यान रखा जाता है, लेकिन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो ऑप्शन में है दोस्तों दौड़ना, लिखना, चढ़ना या फुदकना। तो दोस्तों सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों लिखना हमारा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता करना ना करना, और बच्चे उन बच्चों की संगत में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धिलब्धांक कम होता है, यह सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान जो है बाहरी वातावरण में स्थित होता है तथा बाहरी वातावरण से सहयोगी होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे सहयोगात्मक समस्या समाधान इसका क्या हो जाएगा, निहितार्थ हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव या आत्मसिद्धि के भाव, या फिर जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। तो दोस्तों किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है। दोस्तों शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्य रूप से क्या होता है। ऑप्शन में है डिस्थेमिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया। तो दोस्तों शारीरिक रूप से जो सक्षम बालक होते हैं उनको सामान्यतः क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है दोस्तों, डिस्ग्राफिया कोई रोग नहीं है बल्कि एक प्रकार का विकार होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है, तो इसमें बच्चों में लिखावट व समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, या फिर सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो दोस्तों आंशिक पुनर्बलन कैसा होता है। तो यह दोस्तों आंशिक पुनर्बलन क्या है, तो यह कई सही अनुक्रियाओं के उपरांत पुनर्बलन देने से है। ठीक है, इसका अभिप्राय दोस्तों जब कई अनुक्रियाओं के उपरांत पुनर्बलन दिया जाता है तो आंशिक पुनर्बलन कहा जाता है। यह दोस्तों सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। यानी किसके अलावा यह निहितार्थ देता है। ऑप्शन में दोस्तों विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, यह संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समस्या समाधान के लिए किया जाता है, या विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है।
तो दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत का क्या निहितार्थ देता है सिवाय। तो यहाँ पे दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जाता है, ठीक है, और यह किसी भी प्रकार से संवेगात्मक बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है। और यह दोस्तों बहुबुद्धि में विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों किसके अलावा ये सब निहितार्थ होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है, इसलिए हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समस्या समाधान के लिए किया जाता है, यह इसका निहितार्थ नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो दोस्तों सीखने के लिए कौन अभिप्रेरित करता है, ऑप्शन में यहाँ पे दोस्तों असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, या बाह्य कारक। तो दोस्तों सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित कौन करता है, तो यहाँ पे दोस्तों लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, यानी अपने आप को संतुष्टि देना कि हाँ यह कार्य मैं कर सकता हूँ, ठीक है, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि रखना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी। तो यहाँ पे दोस्तों बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मानसिक आयु बटे क्या होता है, वास्तविक आयु, ठीक है, इंटू 100 होता है ना। तो यहाँ पे दोस्तों कितना नंबर पाया था, तो 75, यानी 75 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 75 बराबर हो जाएगा MA यानी मेंटल एज अपान दोस्तों वास्तविक आयु कितनी थी, 16 इंटू 100, ये हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 75 गुणे 16/100, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो बराबर हमारा आ जाएगा 12 वर्ष, ठीक है, कितना आ जाएगा, 12 वर्ष आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय किसका क्या जरूर होना चाहिए। ऑप्शन में दोस्तों अन्य शिक्षकों या समावेशन, विद्यार्थियों या समावेशन, अभिभावकों का समावेशन, या विद्यार्थियों का बहिष्करण। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए जब सामग्री का चयन किया जाता है तो उस समय विद्यार्थियों का क्या होना चाहिए दोस्तों, समावेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे विद्यार्थियों होगा और यहाँ पे समावेशन, यानी विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, यानी किसके अलावा सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, या क्षमता संवर्धन। तो दोस्तों सफल समावेशन के लिए शिक्षक का संवेदनशील होना और अभिभावकों की भागीदारी तथा छात्रों की क्षमता संवर्धन आवश्यक होता है, लेकिन पृथक्करण आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाना, या विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को
नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, या बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। तो यहाँ पे दोस्तों बच्चों को प्रोत्साहित करने का कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? तो यहाँ पे दोस्तों सबसे उपयुक्त जो तरीका है वह है आवासीय विद्यालय खोलना। ठीक है, यानी विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों का प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय विद्यालय को खोलने का तरीका क्या है, सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सामाजिकरण है। सामाजिकरण क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, या समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो दोस्तों व्यक्ति का समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही सामाजिकरण कहलाता है। ठीक है, व्यक्ति का समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन क्या कहलाता है? सामाजिकरण। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सामाजिकरण वह प्रविधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या किया जाता है? हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है? ऑप्शन में दोस्तों संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक या आनुभाविक। तो दोस्तों किसके अतिरिक्त पूछ रहा है? ठीक है, यानी किसको संबोधित नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों स्टेनबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, इनके अनुसार दोस्तों तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है तथा वह सूचनाओं को किस ढंग से प्रक्रमित कर रहा है, यही बुद्धि है। ठीक है, त्रितंत्र सिद्धांत के दोस्तों 3 उपसिद्धांत हैं। एक है दोस्तों संदर्भगत उपसिद्धांत, और एक है दोस्तों अनुभवजन्य उपसिद्धांत, और एक है घातक या अवयवभूत सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सामाजिक क्या है? ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों का, सामान्य बुद्धि का, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं का, या फिर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं का। तो दोस्तों हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। ठीक है, किस पर? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे के से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? ऑप्शन में दोस्तों बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, या सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, या फिर शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? तो ध्यान दीजिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दोस्तों बच्चे के आकलन की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, निरंतर चलने वाली विकासात्मक प्रक्रिया है, और दोस्तों इस प्रक्रिया के द्वारा शिक्षण अधिगम के समय ही शिक्षक को दोस्तों छात्रों की सीखने की प्रगति और कठिनाइयों के बारे में निरंतर जानकारी मिलती रहती है।
ठीक है। तो दोस्तों सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देता है। ठीक है, जो सतत मूल्यांकन होता है तो सीखने को किस प्रकार अवलोकित किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए और सुधारा जाए, इस पर बल देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षा का सामान्य योग्यता स्तर, और दोस्तों अगला है सीखने में सातत्य, शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। तो दोस्तों सीखने की तत्परता सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी उसके संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को या प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या हो सकते हैं? देखते हैं ऑप्शन में। अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते, ऐसे सहयोग आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ठीक है, यानी ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो विद्यालय द्वारा सामान्यतः उपलब्ध नहीं कराए जाते, या फिर शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, या फिर अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो दोस्तों प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के बारे में है यहाँ पे। तो दोस्तों कौन सा कथन राइट होगा? तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं तो उन्हें ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है? दोस्तों किसके कारण प्रतिभाशालिता जैसे गुण आते हैं? मनोसामाजिक कारकों द्वारा, आनुवंशिक संरचना के द्वारा, या वातावरणीय अभिप्रेरणा द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी और सी का संयोजन। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा किसी भी शिक्षार्थी का प्रतिभाशाली होना उसके दोस्तों आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के रचना पर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी और सी के संयोजन से प्रतिभाशालिता जैसे गुण आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण हैं? यानी दोस्तों इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो समस्या समाधान प्रक्रिया का चरण नहीं है। परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान करना, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, या संभावित युक्तियों की खोज करना। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो यहाँ दोस्तों परिणामों की आशा करना। ठीक है, परिणामों की आशा करना यह समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन था। आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।